हेलो दोस्तों, रेनेसा एजुकेशन सर्किल में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट जी कर रहे हैं। आज लूसेंट जीके का तीसरा दिन है। तो दोस्तों, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी, पटवार, पुलिस, एसआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लूसेंट जीके में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने लेखकों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। तो दोस्तों, 1400 ईसा पूर्व में जो है अभिलेख था एक, जिसका नाम था बोगाज कोई। ठीक है, बोगाज कोई से जो है वैदिक देवता थे मित्र, वरुण और इंद्र तथा नासत्य। इनकी जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। तो पहले दोस्तों, प्राचीन काल में जो है स्तंभ हुआ करते थे, स्तंभ लेख हुआ करते थे। तो जो है भागवत धर्म जो विकसित हुआ था उसका प्रमाण जो है एक यवन राजदूत थे होलियोडोरस, उनका जो एक गरुड़ स्तंभ लेख था वहाँ से जो है ये प्राप्त होता है। भागवत धर्म का जो है विकास के बारे में जानकारियाँ गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। सबसे पहले भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र जो है कौन से अभिलेख में हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा या सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए, जो है सबसे पहले जो है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो था वो सहगौरा अभिलेख था। इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों कि ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और यहाँ से जो है सहगौरा अभिलेख से जो है खाद्यान्न वस्तुओं को जो है सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख। सबसे पहले जो है हुड़ आक्रमण जो हुए थे भारत पर, उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। और ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? ये गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भीतरी स्तंभ लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। शासक जो थे वो भानुगुप्त थे उस समय। ठीक है, देखिए, सती प्रथा का अंत जो है 1829 ईस्वी में हुआ था, राजा राम मोहन ने किया था। ठीक है, उनके नेतृत्व में हुआ था। तो सती प्रथा का पहला लिखित जो साक्ष्य है वो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजा जो थे उनका जो भी इतिहास था वो उनका जो अभिलेख मिला है उसी के आधार पर लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, मंदसौर अभिलेख से जो है रेशम बुनकर की जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है, मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है जो है बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पे है? कश्मीर में है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जो गड्ढा घर था उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसकी जानकारी कश्मीरी नवपाषाणी पुरस्थल बुर्जहोम से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आहत सिक्के प्राचीन सिक्कों को बोला जाता था और इसी को कासार्पण भी बोला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आहत सिक्के प्राचीन काल में बोला जाता था सिक्कों को। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ध्यान रखिएगा ये।
आगे देखिए, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही संगीत से प्रेम करता था, उसको एक प्रकार से संगीत प्रेमी भी बोला जाता था दोस्तों। तो ये जो है समुद्रगुप्त की एक वीणा बजाती हुई जो है चित्र मिला था, वो एक मुद्रा में जो है चित्र था, तो जो है ये भी अभिलेख से मिलता है। ठीक है, देखिए अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। आगे देखिए नोट में देखिए, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा ये द्वीप से स्थापित हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए एक तरफ अभिलेख लिखा हुआ है, एक तरफ शासक लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब उस अभिलेख के शासक कौन थे, किसने वो अभिलेख बनवाया था। ठीक है, देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल ने इसको बनवाया था। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मलवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। ये ध्यान रखिएगा, जो भी ये अभिलेख जिन्होंने जो बनवाया है आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भितरी अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन। ठीक है, नोट देखिए, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। जो दक्षिण भारत की कला शैली थी मंदिरों की, उसको द्रविड़ शैली कहा जाता था। ठीक है, और उत्तर भारत में जो है मंदिर जो थे उनकी कला शैली को नागर शैली कहा जाता था। आगे बढ़िए, देखिए दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती थी। जो दोनों शैली मिलके जो है जहाँ पे उसका प्रभाव पड़ा उसको वेसर शैली कहा जाता था। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। जो पंचायतन शब्द है ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। एक हिंदू मंदिर जब 4 जो है सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो उसको पंचायतन शैली बोला जाता है। ठीक है, देखिए पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ध्यान रखिएगा, ये पंचायतन शैली के मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखिएगा मंदिर, ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रागैतिहासिक काल। देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस भी काल में मनुष्यों ने जो है घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं उन्हें मिला था उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल था इसमें जो है इसका जो है लिखित रूप नहीं उपलब्ध था, इसका लिखित रूप उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे काल को जो है प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, इधर देखिए एक वो दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है। देखिए मालवा से जो है काला तथा लाल बर्तन मिले हैं। बुर्जहोम से धूसर, जोखे से लाल, दक्षिण नौपाषाण चमकीला धूसर, पूर्वी नौपाषाण भूरा लाल। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ लिया। देखिए अब आद्य ऐतिहासिक काल
के बारे में देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में तो लेखन शैली थी ही नहीं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, उसे जो है आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है। जो होमो सैपियंस मानव था, जो ज्ञानी मानव था, उसकी उत्पत्ति जो है धरती पर लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। जो पूरा पाषाण काल था या पूर्व पाषाण काल था, वहाँ पे मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण कालीन में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे यही। ठीक है, आगे देखिए, आजकल जैसे हम लोग मनोरंजन के रूप में टीवी है, मोबाइल है और गेम वगैरह है, तो उस समय पूरा पाषाण काल में जो है मानव जीवन का जो है मुख्य आधार जो था मनोरंजन का, वो शिकार ही था। आगे देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। ठीक है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में अस्थायी जीवन की शुरुआत कब हुई थी? तो नव पाषाण काल में। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये ध्यान रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। और सबसे पहले कौन सा औजार बनाया? कुल्हाड़ी बनाया था। आगे देखिए, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। देखिए, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। जो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल है वो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है दोस्तों। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कृषि का प्रथम उदाहरण या कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा में चावल मिलने का प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। जो एक स्थान है पल्लावरम, यहाँ से जो है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने होते थे। भारत में सब जो प्राचीन काल में जो भी औजार थे वो सब पत्थर के बने होते थे। पत्थर को स्फटिक भी बोला जाता है। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्रूस फुट, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। यह क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। और कब किया था? 1863 में किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। या मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे प्राचीन नगर था। आगे देखिए, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मान बाब कवि है। ठीक है, आगे देखिए, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। ठीक है, देखिए, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? शिवालक की पहाड़ी से मिलता है। आगे वाली लाइन देखिए, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। आगे देखिए, नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जो है प्रथम अधिकारी थे रिजले, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।